हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेजर टेस्ट डिस्कशन 13 जो कि कंप्लीट सिलेबस है नीट का। तो स्टार्ट करते हैं हम केमिस्ट्री के फर्स्ट क्वेश्चन से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा है, पिरिडीन, पाइप्रिडीन और पायरॉल का क्या पूछा है यहाँ पे अपने से हाइब्रिडाइजेशन। तो उसके लिए पहले तुम्हें पता होना चाहिए पायरिडीन क्या है। तो दिस इज पायरिडीन। अब यहाँ पे नाइट्रोजन है, लोन पे जो है वो लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड नहीं है। तो अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखोगे नाइट्रोजन की तो क्या होनी चाहिए, sp2। देन पाइप्रिडीन, दिस इज पाइप्रिडीन। इसमें अगर देखा जाए 1 2 और ये लोन पेयर भी है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो आ जाएगी वो क्या आएगी, sp3। ये जो लोन पेयर है ये फिर से क्या है, लोकलाइज्ड है। और लास्ट में अगर देखें पायरॉल पूछा है, पायरॉल को ऐसे बना लेते हैं। ये पायरॉल है और इसका नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 और sp2 होनी चाहिए, मतलब आंसर क्या होना चाहिए फिर अपना A होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एल्कीन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हर जगह सेम है या नहीं है। तो हेक्सेन में 6 कार्बन, ब्यूटेन में 4 और 2 मिथाइल है तो ये भी 6 हो गया। यहाँ पे पेंटेन में 5 और 1 मिथाइल तो ये भी 6 हो गया। ब्यूटेन और 2 3 तो ये भी 6 हो गया। मतलब ये सब क्या है, हेक्सेन और हेक्सेन के आइसोमर्स दे रखे हैं। अब हमें ये पता है जो स्ट्रेट चेन वाला होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, स्ट्रेट चेन कौन सा है, ए। तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 53, IUPAC नेम पूछा गया कंपाउंड का। अब 2 फंक्शनल ग्रुप्स है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड है और एल्डिहाइड है, डबल बॉन्ड भी है, बट हम प्रायोरिटी किसको देंगे हमेशा, कार्बोक्सिलिक को। 1 2 3 4 5 और एल्डिहाइड को प्रायोरिटी देंगे तो 6 हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे देखो 2 और 5th पोजिशन पे मिथाइल है तो ये वाला ऑप्शन हटा दे, 2,5 डाइमिथाइल है। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड आना चाहिए एंड में, यही वाले में आ रहा है। तो आंसर फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, सी हो जाएगा। और 6th पोजीशन पे ऑक्सो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 54, क्वांटम नंबर्स +1/2 एंड -1/2 जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, इसकी क्या क्या वैल्यू आती है, +1/2 और -1/2। अब ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये दो क्या है, क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स, इनका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, असर्शन और रीजन, और पूछा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलो अब देखो पहले असर्शन देखो, F atom has less negative electron gain enthalpy than chlorine atom। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस पढ़ते हो तुम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, हाइड्रोजन्स में, कि नॉर्मली होना क्या चाहिए, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो फ्लोरीन के ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, बट होती नहीं है। क्यों नहीं होती, क्योंकि फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन है ये किस में जाएगा, 2p में, और क्लोरीन में जाएगा 3p में। 2p इज मोर कॉम्पैक्ट एज कम्पेयर टू 3p, जिसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगी। यहाँ पे ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो रिपल्शन ज्यादा फेस करेगा ये। तो इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इसको हमें ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट तो सही दे रखा है। एडिशनल इलेक्ट्रॉन आर रिपेल्ड मोर इफेक्टिवली बाय 3p बाय 2p, ये तो गलत हो गया। अभी मैंने बोला 2p में रिपल्शन ज्यादा है क्योंकि इसका साइज छोटा है, कॉम्पैक्ट है ज्यादा, तो इसलिए ये तो क्या हो गया, गलत। तो A इज करेक्ट बट R इज इनकरेक्ट, तो मतलब आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम है। सबसे पहले इनकी तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए, उसी के बाद इनकी हम ज्योमेट्री बता सकते हैं। तो अब अगर यहाँ पे देखें, सबसे पहला क्या है, Xzf4। ज़ेनॉन कितने इलेक्ट्रॉन है आपने को पता होना चाहिए, 8। 8 में से 4 तो फ्लोरीन के साथ हो गए, बचे कितने, 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे इसके पास देखो 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, मतलब sp3d2। और sp3d2 में अगर 2 लोन पेयर होते हैं तो क्या बनता है, शेप स्क्वायर प्लेनर। तो मतलब A का तो साफ साफ 4 हो गया, तो A का 4 यहाँ ये है, ये गया और ये भी गया। अब B देख लेते हैं। अब देखो B यहाँ पे 3 है, B यहाँ पे 1 है, तो B अगर तुमने निकाल लिया सही तो वहीं से आंसर आ जाएगा। Xzf6, 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए, 2 बच गए, मतलब 6 + 1 दैट इज sp3d3। अब sp3d3 क्या होता है, पेंटागनल बाइपिरामिडल, बट अगर एक लोन पेयर है तो क्या हो जाएगा, फिर वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा।
तो ए के लिए 3, बी के लिए 3 होना चाहिए, तो आंसर क्या होना चाहिए फिर वहां पे ए। सेम ऐसे बाकी भी देख सकते हो। XaO3 ऑक्सीजन क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए यहाँ पे, कितने बच गए 2। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 सिग्मा वाले कितने, पाए नहीं, और लोन पेयर 1, तो ये sp3 और एक लोन पेयर के साथ क्या हो जाता है, पिरामिडल हो जाता है, तो C का तो 1 हो जाएगा, और XeOF2 फिर से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 5 6 7 8 ये बचा अपने पास। तो यहाँ पे अपने पास है 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, मतलब sp3d, तो ये क्या हो जाएगा फिर टी शेप हो जाएगा, तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एलीन में हाइब्रिडाइजेशन बतानी है कार्बन एटम्स की। अब एलीन देखो C3H4 दे रखा है, एलीन क्या होती है, जहाँ पे क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स है यहाँ पे, अब ये H और ये H, दिस इज एलीन। अब यहाँ पे अगर देखो ये वाला जो कार्बन है इसमें 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड है, और एक और H आएगा, सॉरी H रह गया, 2 और ये 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब ये क्या हो गया sp2। यहाँ पे अगर देखो 2 सिग्मा, तो ये sp, अगेन 3 सिग्मा, तो sp2, तो sp2 sp एंड sp2, मतलब sp और sp2 दोनों होते हैं, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट है। पहला, सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड इज मैक्सिमम एट आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, सॉरी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब देखो सॉल्युबिलिटी अमीनो एसिड्स की मैक्सिमम नहीं होती है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे क्या होती है, मिनिमम होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नेट चार्ज होता है वो 0 हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन में जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोटीन एंड वाटर, तो यहाँ पे अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज बिटर आयन, ये सही है, बिटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तभी तो उनपे जो नेट चार्ज है वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, न्यूट्रल आ जाता है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, तो स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा फिर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल फॉर हाइड्राइड आयन, H माइनस की बात कर रहे हैं। अब देखो H माइनस मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहाँ पे डीजेनरेट ऑर्बिटल बता मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो नॉर्मल अकॉर्डिंग टू ऑफवर्स प्रिंसिपल ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। अब n इक्वल टू 3 की बात कर रहे हैं, n इक्वल टू 3 में क्या क्या है, 3s भी है, 3p भी है, 3d भी है। 3s की तो डीजेनरेसी 1 है क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है, 3p की 3 हो गई, और 3d की कितनी हो गई, 5 हो गई, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स है जिनकी एनर्जी सेम है। तो अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल पूछा, तो मैक्सिमम क्या हुआ फिर 5 हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा D5। Again, assertion reason based question. Electron gain enthalpy becomes less negative as we go down the group. एकदम सही बात है, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो डेल्टा H Eg क्या होता जाता है, कम होता जाता है, लेस नेगेटिव होता जाता है। क्यों लेस नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, तो इफेक्ट इसको इतना ज्यादा बोल सकते हो अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ पे साइज बढ़ने की वजह से, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम न्यूक्लियस ये वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, becomes less negative, ये तो सही बोल रहे हैं, साइज ऑफ एटम इंक्रीज on going down the group and added electron would be farther from the nucleus, that is also correct। तो assertion भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला ये आएगा डी। इसमें कंफ्यूज हो सकते हो बट ये नॉट पे हमेशा अपना फोकस रखना, नॉट ध्यान देना है, नॉट को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 61, which is correct statement about Cr2O7 2-। डाइक्रोमेट की बात करें, डाइक्रोमेट का देखो स्ट्रक्चर अगर हम लिखें, ये बन गया डाइक्रोमेट। अब इसको चाहो तो ऐसे बना लो, अगर ये थोड़ा सा वैसा लगा तो टेट्राहाइड्रोजन तो ऐसे बना लेते हैं, दिस इज डाइक्रोमेट। अब यहाँ पे डाइक्रोमेट में अगर देखा जाए, सबसे पहले पूछा इट इज नीदर क्रोमियम क्रोमियम नॉर ऑक्सीजन, दिख रहा है क्रोमियम क्रोमियम बॉन्ड नहीं है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी नहीं है, और करेक्ट पूछा है, तो ये तो साफ साफ अपने को दिख रहा है, इट हैज 1 CR CR, क्रोमियम क्रोमियम बॉन्ड ही नहीं है,
6 ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ही नहीं है। क्रोमियम क्रोमियम फिर से ये तो सही बोल रहे हैं, बट 6 ऑक्सीजन ये गलत हो गया। 1 क्रोमियम फिर से गलत। 7 CrO 7 देखो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे तब भी ठीक, पर तब भी ये CR बॉन्ड तो है ही नहीं, तो ये भी गलत। आंसर क्या हो गया इसका? ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कौन सा डिपेंड करता है? यहाँ पे मोलारिटी करती है। क्यों? क्योंकि मोलारिटी क्या है? मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मोलारिटी क्या होता है? मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है? फिर से मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल्स। ये भी मोल्स भी जो है ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो आंसर क्लियरली इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, an increase in equivalent conductance of strong electrolyte with dilution is mainly due to, देखो अब ये strong electrolyte की बात कर रहे हैं, तो strong electrolyte वैसे ही number of ions ज्यादा furnish करता है, तो number of ions के हिसाब से बात नहीं करते हम यहाँ पे। हम बात करते हैं कि water आने की वजह से उसकी जो ionic mobility है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो forces of attraction है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, तो ionic mobility बढ़ती है। नंबर ऑफ आयन्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयन्स तो वैसे भी वो पहले ही ज्यादा जनरेट कर रहा था। आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। 100% आयनाइजेशन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज पूरा करता ही है। इंक्रीज इन बोथ नंबर ऑफ आयंस एंड आयनिक मोबिलिटी नहीं, तो आंसर क्या है? क्लियरली बी। Which of the following statement for the order of a reaction is incorrect? अब देखो फिर से ध्यान रखना है, क्या पूछा है? इनकरेक्ट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है, होल नंबर में जरूरी नहीं है हो, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है, तो आंसर अपने को वही से मिल गया। बाकी भी देख लो, ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, सही बोल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करे तो स्टोइचियोमेट्री का असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन जो होते हैं वहां पे होता है, पर नॉर्मली नहीं होता, तो आंसर इज ए। which contains both polar and non-polar bonds। अब पोलर और नॉन पोलर देखो, NH4Cl सॉल्ट है, इसमें एक तो पोलर बॉन्ड है, किसमें पोलर है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, ये पोलर बॉन्ड आ गई इसकी NH4+ और Cl- है। अब ये प्लस और माइनस, इनके बीच में कौन सी बॉन्ड है? आयनिक, तो ये वाला ऑप्शन गया। HCl में HC ट्रिपल बॉन्ड N पोलर बॉन्ड्स है, ये भी गई। H2O2 देखो, अब HOOH, ये H और ऑक्सीजन वाली जो बॉन्ड है ये तो हमें पता है, ये वाली बॉन्ड तो पोलर है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन देखो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये क्या है? नॉन पोलर, तो आंसर क्या हो जाएगा? फिर सी हो जाएगा, H2O2। CH4 में सारी बॉन्ड्स क्या होती है? नॉन पोलर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The pKb of dimethylamine and pK of acetic acid दे रखा है, pH पूछा है। अब ये सॉल्ट देखो कैसी है, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और वीक बेस की सॉल्ट है, तो वीक एसिड वीक बेस की सॉल्ट के pH का फॉर्मूला क्या है? 7 + ½ pKa माइनस pKb, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करें, pKa कितना दिया है? 4.77 माइनस 3.27, दैट इज 7 + ½ into 1.5, तो 0.75, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, 7.75 विल बी द आंसर। प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, वेव नंबर दे रखा है, बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। फिर से फर्स्ट लाइन ही पूछी है, किसके लिए? लिथियम 2+ के लिए। अब देखो फॉर्मूला क्या है अपने पास, रेडबर्ग की इक्वेशन जो थी, 1/λ = RZ², 1/N1² माइनस 1/N2²। अब फर्स्ट लाइन के लिए बात कर रहे हैं, तो N1 की वैल्यू 2 ले लेंगे और N2 की वैल्यू 3 ले लेंगे, दिस इज द फर्स्ट लाइन। अब एक चीज देखो, ये जो 1/λ है यही तो अपना वेव नंबर है, न्यू बार है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ν⁴ अपॉन में ν⁴2 इज इक्वल टू R, कॉन्स्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा, पर तब भी इसको चलो अभी लिख लेते हैं। ये भी सेम है, क्योंकि दोनों ही केस में क्या पूछा है? फर्स्ट लाइन के लिए पूछा है, तो 1/N1² माइनस 1/N2², और ये भी हो जाएगा 1/N1² माइनस 1/N2², तो ये तो कैंसिल हो गया अगेन।
आर भी कैंसिल हो गया, तो हमें क्या पता चल गया कि μ1 बार बाय μ2 बार इज इक्वल टू z1 स्क्वायर बाय z2 स्क्वायर। μ1 कितना दे रखा है 15/200, ये हमें नहीं पता, ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। z कितना है हाइड्रोजन के लिए 1, तो अब अगर z हाइड्रोजन के लिए 1 है और लिथियम के लिए क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो अगर हम μ2 बार निकालें तो 15/200 इंटू 9 करोगे और ये वैल्यू आ जाएगी 136800 सेंटीमीटर इनवर्स में। बट पूछा है यहाँ पे मीटर इनवर्स में, तो इसको फिर 100 से क्या कर दिया जाएगा मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या हो जाएगा फिर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, T 100% फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये इंपॉर्टेंट रहता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर डी इनफिनाइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नेवर कंप्लीट। नेक्स्ट, मेन प्रोडक्ट पूछा है रिएक्शन में HI डाला है एक्सिस में। अब देखो HI में डाल रहे हैं यहाँ पे ईथर का रिएक्शन हो रहा है HI के साथ आयोडीन, नॉर्मली SN2 रिएक्शन दिखाएगा, बट अगर कहीं पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा होगा तो वहां पे जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे चला गया था कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनता है ना, ज्यादा स्टेबल है, तो आयोडीन एक तो यहाँ पे जाएगा, दूसरा ये SN2 से करेगा तो जो यहाँ पे आएगा वो OH आ जाएगा और CH3 I1 के निकल जाएगा। तो अपने को मिलना चाहिए OH और CH3 मतलब A ही होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन, फिनॉल है, फिनॉल के रिएक्शन कर रहे हैं NaOH CO2, मतलब ये कौन सा रिएक्शन है कोलबे-श्मिट रिएक्शन है। और कोलबे-श्मिट रिएक्शन में क्या बनता था अगर देखा जाए तो इसमें बनता था सैलिसिलिक एसिड। तो पहला जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा मतलब A, वो तो क्या हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड। अब NaOH CU डाला मतलब क्या कर रहे हैं इसका डीकार्बोक्सिलेशन, तो ये CU2 ग्रुप रिमूव हो जाएगा, बन क्या जाएगा फिर फिनॉल, तो ये तो हो गया B। अब फिनॉल में ब्रोमीन का एडिशन किया जा रहा है, वो भी पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में करते हैं तो क्या होता है ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है, तो OH, यहाँ पे भी Br, यहाँ पे भी Br और यहाँ पे भी Br, तो आंसर क्या हो जाएगा फिर इसका D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। NaBH4 के साथ ट्रीट कर रहे हो, NaBH4 क्या होता है एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अगर ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ध्यान रखना है ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स का रिडक्शन नहीं कर पा रहा, अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं कर पा रहा तो ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें अल्कोहल में। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर से A हो जाएगा, CH2OH और COOH हो जाएगा। इसके बाद अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो इस क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सा टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, कौन सा सेट टॉलेंस टेस्ट देगा। तो हमें पता है टॉलेंस टेस्ट कौन देते हैं एल्डिहाइड्स देते हैं जनरली। एल्डिहाइड्स के अलावा कौन देते हैं फॉर्मिक एसिड देता है, टर्मिनल एल्काइन्स देते हैं, तो वही अपने को देखना है यहाँ पे, या ऐसे ग्रुप जो ऑक्सीडाइज हो सकते हो एल्डिहाइड में, तो ये देगा एल्डिहाइड आ गया, फिर से ये भी देगा। अब ये देखो ये हेमी एसिटिल है, यहाँ पे फिर से बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, वापस किसमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है, जो इसलिए सी भी देगा। एसिटिक एसिड नहीं देता, फॉर्मिक एसिड देता है, क्यों क्योंकि फॉर्मिक एसिड में देखो ये वाला ग्रुप आ जाता है, एल्डिहाइड वाला ही ग्रुप आ गया, ये एल्डिहाइड ग्रुप ही अगर देखो तो इसलिए ये वाला भी ये टेस्ट देता है। फ्रक्टोज फिर से रिड्यूसिंग शुगर है, मैनोज भी रिड्यूसिंग शुगर है, ये भी देते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए ABC, ABC यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हटा दो, ABC यहाँ पे, ABC यहाँ पे, उसके बाद D नहीं देगा तो D यहाँ पे ये गया, आंसर क्या हो गया फिर D आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, प्रोटॉन एक्सेप्टेबिलिटी या बेसिक नेचर एनिलीन का अमोनिया से कम होता है। सही बात है, कम होता है, क्यों कम होता है, क्योंकि एनिलीन में जो लोन पेयर होता है वो क्या होता है डीलोकलाइज्ड है, और अमोनिया में जो लोन पेयर है वो क्या है लोकलाइज्ड है। तो अमोनिया की बात करें ज्यादा अच्छा बेस है एज कंपेयर टू एनिलीन, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकेंड देखें,
लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन एनालिन इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस, यही बात है, इसी वजह से तो नहीं हो रहा, तो सही बात है ये भी, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन, एक एल्कीन दे रखा है और यहाँ पे NBS कर, NBS क्या होता है, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, और क्या करता है ये NBS, ये NBS का काम क्या है, ये करता है अलाइलिक ब्रोमिनेशन। तो अगर हम बात करें ये NBS का काम क्या है, ये NBS करता है अलाइलिक ब्रोमिनेशन, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। अब अगर ये एलाइलिक कर रहा है तो देखो एलाइल पोजीशन कौन सी है, ये वाली पोजीशन है, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन, तो हमारे पास ये कंपाउंड है, इसकी एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन आ गया, तो ये मिल गया हमें Br। अब इसके बाद मतलब ये P हो गया। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH मतलब डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। रिएजेंट से ही देखो सारा काम समझ में आता है कि रिएजेंट, अगर तुम्हें पता है कि रिएजेंट क्या क्या कर रहा है तो तुम आगे स्टेप वाइज प्रोसीड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या काम है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का काम है, मतलब ब्रोमीन जाएगा और ब्रोमीन के साथ H जाएगा। खुद सोचो, ये वाला H जाएगा, ये वाला H जाएगा, ये वाला H जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेटेड एल्कीन मिल जाएगा तुमको, तो आंसर क्या हो जाएगा फिर इसमें, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, अब यहाँ पे देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव pH इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमें एसिड दे रखा है और बेस दे रखा है, क्या फॉर्मूला है, H+ निकालना है या OH- निकालना है, वो डिपेंड करता है एसिड ज्यादा है या बेस ज्यादा है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, N1V1 माइनस N2V2 अपॉन में V1 प्लस V2। अब ये हम देखेंगे किससे कि किसके कॉन्सेंट्रेशन या किसके मोल्स क्या है ज्यादा है। अभी देखो इसके मोल्स निकालूंगी अगर मैं, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करूंगी, तो 100 इंटू 1/10 मतलब ये भी 10 हो गया, ये भी 100 इंटू 1/10 मतलब ये भी 10 हो गया, बराबर बराबर है, तो ये तो न्यूट्रल हो गया, पीएच क्या हो जाएगा 7 हो गया। अब यहाँ पे देखो 55 और 10 मतलब 5.5, 45 और ये 10 4.5, मतलब अब यहाँ पे एसिड ज्यादा है, तो पीएच 2 है, मतलब एसिड ही ज्यादा होना चाहिए, बेस ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक इसको हम ट्राई कर सकते हैं, इसमें भी देखो 10 और 10 मतलब ये 1 हो गया और ये 9 हो गया, यहाँ पे बेस ज्यादा है, तो बेस के लिए तो pH 2 ज्यादा होगा ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे अब देखो 75 और ये 5, ये अपने पास आ गया कितना 15, और ये 25 और 5 ये, तो एक ये ऑप्शन हो सकता था, ये हो सकता था, ए और सी तो नहीं होंगे। अब इन दोनों में भी देख लेते हैं, पहले बी वाले के लिए देखो। अब बी को अगर सॉल्व करें, H+ निकालना है हमें क्योंकि pH 2 है, तो HCl और NaOH के लिए n फैक्टर 1 ही रहता है, तो मोलारिटी नॉर्मेलिटी सेम ही है, तो 5.5 माइनस 4.5 अपॉन में 55 प्लस 45 मतलब ये हो गया 1/100 मतलब 10 टू द पावर -2, तो 10 टू द पावर -2 तो pH तो 2 आ ही जाएगा, तो आंसर फिर क्या हो जाना चाहिए, बी होना चाहिए। इसको भी सॉल्व करके देख सकते हो, बट इसी को आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लियरली बी हो जाएगा। ट्रेंड ऑफ वैलेंसी इन अ ग्रुप विल बी, ग्रुप में अगर देखा जाए नीचे जाते जाते वैलेंसी तो कांस्टेंट रहती है, ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 है, ग्रुप 2 की वैलेंसी 2 है, तो वैलेंसी पे तो कोई असर नहीं है, तो वैलेंसी एटॉमिक नंबर की क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, तो बेसिकली नीचे जाते जाते वैलेंसी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसलिए ग्राफ कैसे बनेगा, कांस्टेंट वाला, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इनमें से कौन से एटम्स में सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी मोनो पॉजिटिव गैसेस आयन बनाने के लिए, मतलब क्या करना है तुम्हें इसके लिए, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। अगर मैं Li से Li+ बनाना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे उसे क्या देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब देखो सबके एक ही मोल है, तो सोचो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, नीचे आते आते आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, बिकॉज साइज ऑफ एटम बढ़ता है, जेड इफेक्टिव जो आउटर वो शेल पे लग रहा होगा, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा, वो कम हो जाता है। तो अगर देखा जाए सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी फिर किसकी होनी चाहिए, लिथियम की, तो आंसर बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेलेक्ट मोस्ट एसिडिक स्पीशीज। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक की बात कर रहे हैं, तो H3PO2 ये हो गया, दूसरा H3PO3,
और लास्ट H3PO4। अब इन तीनों में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा एसिडिक होता है H3PO2। ये इंपॉर्टेंट भी रहता है, हमें ध्यान भी रखना है। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो ज्यादा स्टेबल है। कैसे स्टेबल है? अब देखो इनके कॉन्जुगेट बेस अगर हम बनाए तो यहाँ से हाइड्रोजन गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ। अब ये नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव आ गया और यहाँ भी नेगेटिव आ गया। ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इधर जाएगा और रेजोनेंस में जाएगा तो साथ में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिनका कंट्रीब्यूशन हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, सबसे ज्यादा। बाकी इसमें भी देख सकते हो कहोगे कॉन्जुगेशन में तो यहाँ भी इन्वॉल्व है, सही बात है। बट यहाँ पे अगर देखो क्रॉस कॉन्जुगेशन भी, ऑक्सीजन से भी लोन पेयर जा रहा है, यहाँ पे दो जगह से और मिल रहा है इसको लोन पेयर, तो ये रेजोनेंस क्या है, वीक है एज कम्पेयर टू दिस। तो ऑर्डर क्या होता है हमेशा, H3PO2 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा, फिर H3PO3 और लास्ट में क्या आता था, H3PO4। ये ऑक्सीडेशन नंबर वाले कॉन्सेप्ट का एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर वाला रूल अप्लाई नहीं होता है। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन पूछी है XeF6 की, अभी हम लोगों ने निकाली हुई थी कुछ देर पहले। XeF6 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये मतलब 6 + 1 7, 7 दैट इज sp3d3 हो जाएगा। तो sp3d3 ये हटा देते हैं और ये हटा देते हैं। आप देखो B और D पे देखना है, B और D में ये तो सेम ही दिख रहा है, ये भी सेम दिख रहा है, बस लास्ट वाले को अगर समझ में आ गया तो आंसर आ जाएगा। अब लास्ट वाला क्या है अपने पास, XeO4। देखो XeO4 ज़ेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8, और ऑक्सीजन 8 के 8 क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड तो बना रहा है। तो इसके पास सिग्मा वाले कितने हैं, 4 बॉन्ड पेयर हो गए। 4 मतलब क्या होना चाहिए, sp3। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर इसका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड ऑफ फैक्टर के लिए आई के लिए किससे कैलकुलेट कर सकते हो, आई ये पूछ रहे हैं, ठीक है। इनमें से किसमें, किस फॉर्मूले से आई की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। अब ये देखो पाई वी इज इक्वल टू आई एन आर टी, रूट दे रखा है। पाई इक्वल टू क्या होता है, ICRT, और सी क्या है अपने पास, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इनटू RT। मतलब इसको हम लिख सकते हैं पाई वी इज इक्वल टू INRT। अब रूट तो आए नहीं, मतलब यही गलत हो गया, पहला वाला ही गलत हो गया, कैन नॉट में पूछा ना, तो यही हो गया। डेल्टा टी इज इक्वल टू IFM, सही फॉर्मूला है। डेल्टा टी इज इक्वल टू IKBP, सही फॉर्मूला है। P नॉट सॉल्वेंट, P सॉल्यूशन, P सॉल्वेंट इज IN+N, ये भी एकदम सही फॉर्मूला है। तो आंसर क्या हो गया इसका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मोल आइडियल गैस की दे रखी है, एक्सपैंड कर रहे हैं आइसोथर्मली और रिवर्सिबली, और पूछा है एंथैल्पी चेंज। अब देखो ये बहुत ध्यान रखना है, आइसोथर्मल बोल रखा है, आइसोथर्मल में डेल्टा टी तो 0 होता है, और डेल्टा टी 0 होने के साथ हम बोलते हैं कि डेल्टा यू भी 0 हो गया। बट हमें ये ध्यान रखना है फॉर आइडियल गैस एक फॉर्मूला एंथैल्पी का हम पढ़ते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी, और डेल्टा टी अगर 0 है तो एंथैल्पी भी क्या हो गई, 0। तो एंथैल्पी भी क्या होती है आइडियल गैस के लिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में, 0। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9.65 कूलम चार्ज पास किया गया है AgNO3 सॉल्यूशन से, और पूछा गया है कि कैथोड पे कितना Ag का वेट डिपॉजिट हो रहा है। देखो क्या रिएक्शन होगा, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, Ag। मतलब एक फैराडे चार्ज से 1 मोल Ag बनेगा। 1 मोल Ag मतलब 108 ग्राम ऑफ Ag बाय 96500 कूलम। तो अगर एक कूलम की बात करें तो कितना हो जाएगा, 108 अपॉन में 96500, और यहाँ पे कितना पास किया जा रहा है, 9.65। तो 9.65 से कितना हो जाएगा, 108 अपॉन में 96500 इंटू 9.65। तो इसका आंसर अगर देखें तो क्या आना चाहिए, 10 समथिंग कुछ आना चाहिए, तो 10.8 हो जाएगा इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 83, एक रिएक्शन दे रखा है, हमसे पूछा है कि किस कंडीशन में फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन जाना है मतलब हमें TCl3 और Cl2 का फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले इनर्ट गैस
इंट्रोड्यूस करो कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इनर्ट गैस का कांस्टेंट वॉल्यूम पे एडिशन पे कोई भी असर नहीं पड़ता, तो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब दूसरा देखो, इंट्रोड्यूसिंग Cl2 गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर तुम क्लोरीन गैस इंट्रोड्यूस करोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फिर बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि रिएक्शन क्या करेगा, क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना चाहेगा, तो ये भी गलत हो गया। इंट्रोड्यूसिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम इनर्ट गैस को ऐड करते हैं, तो अगर तुम इनर्ट गैस ऐड करोगे तो ऑब्वियसली प्रेशर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो हमें कांस्टेंट रखना है, प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। तो वॉल्यूम बढ़ा रहे, वॉल्यूम बढ़ा रहे तो पार्शियल प्रेशर जो होगा गैसेस का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर पार्शियल प्रेशर गैस का कम हो गया तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, जहाँ पार्शियल प्रेशर क्या हो सके, बढ़ सके, मतलब जहाँ पे गैस के मोल्स क्या हो, ज्यादा। अब खुद देखो PCl5 में 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, तो रिएक्शन किस तरफ जा रहा होगा, मतलब फॉरवर्ड में जा रहा होगा, तो ये तो सही है। इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ सिस्टम, प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहाँ प्रेशर कम हो सके, तो बैकवर्ड जाता, तो ये भी गलत हो गया। इंट्रोड्यूसिंग PCl5 इंट्रोड्यूस करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगा। क्यों जाएगा फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पे PCl5 को रिएक्शन कम करना चाहेगा, तो इसलिए ये भी क्या है, सही है। तो 3 और 5 सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। अब देखो यहाँ पे मैसिव कॉलम है, हमें पहचानना पड़ेगा कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, उसी से ग्राफ मैच कर सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन डजंट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, ये कौन सा था, 0 ऑर्डर। और 0 ऑर्डर के लिए ग्राफ कौन सा बनता है, 1/8 के साथ नहीं बनता, किसके साथ बनता है, 80 के साथ बनता है। तो 80 वर्सेस T और डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है, मतलब ये होना चाहिए। तो A के लिए S होना चाहिए, A के लिए S, देखो सब में दे रखा है, बस B में नहीं था, तो B वाला ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट करते हैं। अब B पे आओ, B के लिए R, P और ये P। अब देखो एक जगह R दे रखा है, 2 जगह P दे रखा है, पहले इसको देख ही लेते हैं। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डजंट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, हाफ लाइफ किसमें इंडिपेंडेंट होती है, फर्स्ट ऑर्डर में, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर में किसके साथ बनता है, लॉग AT के साथ बनना चाहिए, तो लॉग A वाला कौन सा, यही वाला है, तो आंसर फिर क्या होना चाहिए, इसका P होना चाहिए। तो A का S और R का P, B का P, तो A ऑप्शन भी गया। When initial concentration doubles, half life of reaction becomes half, मतलब क्या है, इसके इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन किसमें आता है, सेकंड ऑर्डर में आता है। ये तो करते हैं हम, जो T हाफ है वो 1 में A(n-1) हो जाती है, तो सेकंड ऑर्डर होना चाहिए। तो C के लिए क्या होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर के लिए देखा जाए तो ये 1/80 वाला R होना चाहिए, तो C के लिए होना चाहिए R, C के लिए R इसी वाले में दे रखा है, तो आंसर फिर क्या हो जाएगा, इसका C हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कंबशन रिएक्शन दे रखा है अगले में, ऑन कंप्लीट कंबशन 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, 0.22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, H2O दे रहा है, परसेंटेज पूछा कार्बन और हाइड्रोजन का। देखो परसेंटेज कार्बन निकालने में डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे रही हूँ, पहले मोल्स निकालते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के, मोलर मास ऑफ CO2, फिर कार्बन, एक CO2 में कितने कार्बन है, एक ही है, मतलब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे इसके मास से, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, ये करना है। तो मतलब देखो मोल्स कितने हैं यहाँ पे अपने पास, 0.22, मोलर मास 44, 12, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, 0.5 इंटू 100, ये करोगे ये आ जाएगा तुम्हारा 12% के आसपास। सेम वही करना है हाइड्रोजन के लिए, बस हाइड्रोजन में ध्यान क्या रखना है कि एक H2O में 2 हाइड्रोजन है, तो हम 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो वेट ऑफ H2O, फॉर्मूला सही में लगा दिया, फॉर्मूला यही है, बस CO2 की जगह H2 कर देना। तो वेट ऑफ H2O कितना हो गया अपने पास, 0.18 इंटू अपॉन में 18, इंटू करेंगे, एक हाइड्रोजन नहीं है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू 1, और मोलर मास कंपाउंड का मास कितना है, 0.5 इंटू 100 करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 4%, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the absolute configuration of the compound? RS configuration पूछी गई है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी 1, फिर इसके बाद ये कार्बन जो ब्रोमीन से जुड़ा है इसको सेकंड प्रायोरिटी दोगे, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। अब देखो 1, 2,
3 कैसे मूव करेंगे हम? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला है वो कहाँ पे है? वर्टिकल पे। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज जा रहे, सॉरी, तो वर्टिकल, एंटी क्लॉकवाइज, और मतलब वर्टिकल में एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगा? ऐसा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर देखिए, ये अपने पास दे रखा है 1 2 3, ये हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं? अगर यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ये वाला है ना, ये हॉरिजॉन्टल पे है ना, ये वर्टिकल पे नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? आर। तो वर्टिकल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज था एस। ये हमने बोला कि हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज आर, वर्टिकल एंटी क्लॉकवाइज एस हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल पे एंटी क्लॉकवाइज अगर आर है तो हॉरिजॉन्टल पे क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? फिर एस हो जाएगा। तो ये वाला तो एस हो गया। दूसरा आप देखो यहाँ पे ब्रोमीन को फर्स्ट, अब ये एस, ये हटा दो, ये हटा दो, इन दोनों में बचा। अब थर्ड वाला कार्बन पे देखिए, ये वाले कार्बन की बात करें, नंबर कैसे करते हैं? 1 2 3 4, तो ये सेकंड है और ये वाला थर्ड है। अब इसको भी ऐसे एक बार बना देते हैं। देखो ये थर्ड कार्बन की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक कार्बन है जो कार्बन से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन से भी जुड़ा हुआ है। तो देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो इसको देंगे, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा। इसके बाद यहाँ पे आएगी नंबरिंग, थर्ड ये और फोर्थ अगेन ये। अब देखो 1 2 3, ये कौन सा डायरेक्शन आया? एंटी क्लॉकवाइज। हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? आर होता है। तो ये वाला तो आर होगा, तो 2 एस होगा और 3 आर होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? फिर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, एक एल्कीन दिया है O3H जिंक H2, मतलब ओजोनोलिसिस कर रहे हो, कौन सा? रिडक्टिव वाला करा जा रहा है। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस अगर हम करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, बस ये डबल बॉन्ड हटाओ और डबल बॉन्ड हटा के दोनों जगह क्या लगा दो? डबल बॉन्ड लो, डबल बॉन्ड लो। तो ये दो एल्डिहाइड देंगे, एक्सक्यूज मी। तो ये ए हो गया, ठीक है। अब इसी में क्या किया जा रहा है? OH माइनस डाल के इसको हीट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कौन सा रिएक्शन आ रहा है? एल्डोल। तो अब हमें क्या दे रखा है? एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड या इथेनॉल। अब इथेनॉल का हम एल्डोल कंडेंसेशन करें, तो एल्डोल में मैंने देखो क्या ट्रिक बताया था तुमको पहले भी, वही यूज कर सकते हो कि हमें एक तो ले लेना है CH3 C डबल बॉन्ड, ऐसे ले लेते हैं इसको, CH3 CH और ये डबल बॉन्ड O। और दूसरा इसका मुझे लेना है अल्फा हाइड्रोजन वाला, मतलब H2C, एक H अभी भी उसके पास छोड़ दो, और ये C डबल बॉन्ड OH। ये H2O हटाओ, क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड OH, मतलब ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। तो आंसर फिर क्या हो जाएगा? बी। और फिर से देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड इधर ही बन रहा है और कहीं तो बनी ही नहीं रहा, तो बनाने की भी जरूरत नहीं थी, वैसे ही आंसर आ जाता है, तो बी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, या पूछ सकते हो कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है कोई भी सेंट्रल मेटल आयन। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो कितनी बनी, यहाँ पे 2। ये सारे मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे 6। तो ए का तो होना चाहिए 4, ए का 4 अपने को एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, उसी से भी आ रहा है। देखो बी और सी दोनों के लिए 4 3 आना चाहिए, और डी के लिए क्या होना चाहिए? 6, दैट इज 1। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, बोरिक एसिड इज अ वीक ल्यूइस एसिड। बोरिक एसिड वीक ल्यूइस एसिड होता है। सबसे पहले बोरिक एसिड होता क्या है? H3BO3। अब यहाँ पे देखो ये इस तरीके से OH OH और ये OH। अब इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, तो इसलिए किसकी तरह बिहेव करता है? ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो सही बोल रहा है। अब वीक क्यों है? क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये H+ ऐसे रिलीज नहीं करता, ये वाटर से क्या करेगा? पहले लोन पेयर देगा और उसके बाद क्या करता है? हाइड्रोजन को रिलीज करता है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 90, असर्शन रीजन। लैटिस एनर्जी को ऑर्डर दे रखा है AgF AgCl AgBr AgI। अब देखो Ag कॉमन है, बट अगर देखिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, तो नीचे जाते जाते साइज ऑफ एनाइन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है।
तो उसकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या हो रही है, मतलब बढ़ रही है। पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो कोवेलेंट सबसे ज्यादा कौन है, AgI। ये क्या हो गया, आयनिक कैरेक्टर्स में सबसे ज्यादा, और इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी ऑब्वियसली क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। फिर ये AgF इज मोर वाटर सॉल्युबल, आयनिक है तो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है, तो ये भी सही है। बट क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ऐसा नहीं। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर फिर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। 91 हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये पूछा है। पहला है विल्किंसन कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। विल्किंसन कैटलिस्ट देखो क्या होता है, सबसे पहली बात अगर हम बात करें, विल्किंसन कैटलिस्ट होता है RH Cl PPH3। ये तो आ गया अपने पास विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है। PPH3। अब ये विल्किंसन कैटलिस्ट है। विल्किंसन कैटलिस्ट किसके लिए यूज करते हो, हाइड्रोजनेशन के लिए यूज करते हैं एल्कीन के। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। Selective estimation of calcium and magnesium ions are done on the basis of stability constant for the formation of EDTA। दोनों के लिए stability constant अलग अलग होता है, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये भी सही बोल रहे हैं। Complex containing chelating ligands have smaller values of instability constant। देखो chelating ligands क्या करते हैं, ज्यादा stable complexes बनाते हैं, तो उनके लिए instability constant obviously फिर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए as compared to monodentate। तो ये भी सही है। Toxic proportions of copper and iron removed by chelating ligands, पेंसिलमीन और डिस्प्रोक्सिन सही दे रखा है। ये सारे एनसीईआरटी में ही दे रखे हैं। अगर आप एप्लीकेशंस वाला पार्ट पढ़ोगे आपको एनसीईआरटी में ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो सारे स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain orbital has no angular nodes and 2 radial nodes। तो नो एंगुलर नोड मतलब L क्या होना चाहिए, एंगुलर नोड हम कैसे निकालते हैं, L से। और रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n-n-1। तो एक भी नहीं है, मतलब L तो पता चल गया 0, और L0 किसके लिए होता है, S के लिए। तो ये P वाले तो हटा दो। अब देखना है हमें दो रेडियल नोड किसके लिए आएंगी। तो 3 - 0 - 1 यही तो 2 आएगा। तो आंसर तो क्या हो जाएगा, इसका B हो जाएगा 3S। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बफर की तरह बिहेव नहीं कर रहा होगा, कौन सा बफर बोला, एसिड बफर। बफर्स क्या होते हैं, जिसमें वीक एसिड होना चाहिए और साथ में सॉल्ट होनी चाहिए वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, बोल सकते हो। ये कंडीशन होनी चाहिए। अब देखो एसिडिक एसिड वीक एसिड है, ये भी सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो ये बनेगा। वीक एसिड सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ये भी सही है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, ये भी सही है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, तो ये गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया इसका, डी, वीक एसिड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो फिर से स्पीशीज दिए, बॉन्ड ऑर्डर दे रखा है, मैच करना है इनको। काफी आसान क्वेश्चन है ये। कहते कैसे, वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से करोगे। अब अगर हम MOT के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, तो उससे कर सकते हैं। या फिर बॉन्ड ऑर्डर का जो तरीका हम करते हैं, ट्रिक करते हैं, उससे भी कर सकते हैं हम। कि एटॉमिक 14 है 3 और बाकी 0.5 कम करते हो, 15 16 17 18। और इससे पहले अगर हम है, बट वैसे ये सारे जो दे रखे हैं वो आगे वाले दे रखे, तो काम नहीं पड़ेगा इसका। तो ये 2.5 2 1.5 14 15 16 17 18 19 और 20 तक आ रहा है 1, और ये 0.5 और ये 0, ये अपने चलेगा। सेम ऐसे पीछे भी चलता है। बट इसमें आगे क्या कहा गया कि नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 20, नाइट्रोजन में 14, ऑक्सीजन में 16, और फ्लोरीन में कितने हो गए, 18 हो गए। तो यहाँ पे अगर देखो नियॉन कितना हो गया, 0, ये नियॉन के लिए हो गया। फिर उसके बाद N2 के लिए ये हो गया, इसके बाद O2 के लिए ये हो जाएगा, और F2 के लिए ये हो गया। तो इसी से अपना आंसर आ गया। तो देखो नियॉन के लिए S होना चाहिए, मतलब 1 के लिए S 1 के लिए S, ये दो हटा दो। N2 के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोनों जगह क्यों है। थर्ड वाला देखो 2 होना चाहिए, थर्ड के लिए 2 मतलब R होना चाहिए, तो 3 के लिए R यहाँ पे है। तो आंसर क्या हो गया इसका, A हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि इनमें से कौन ल्यूइस बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। ल्यूइस बेस क्या है? जिनके पास लोन पेयर होने चाहिए। अब जिसके पास लोन पेयर नहीं है वो ल्यूइस बेस नहीं हुआ। NF3 लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास PCl5 5 की 5 बॉन्ड बना है, कोई लोन पेयर नहीं है। SF6 में भी अगर हम बात करें और ClF3 के पास भी क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर इसका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, electrophile attacks on the following, in which of the following cases NO2 plus will be on meta position। अब देखो यहाँ पे मेटा पे मतलब यहाँ पे कौन सा ग्रुप होना चाहिए? -M वाला। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वही मेटा पे भेजेंगे। ये देखो CCl3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये -H इफेक्ट दिखाता है। NO2 -M, NH3 प्लस भी -M, पॉजिटिव आ गया नाइट्रोजन पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव तो -M, और ये क्या है? ऑक्साइड +M। तो इन तीनों में ही मेटा पोजीशन पे जाएगा, तो ABC हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, रिलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और प्रेशर से रिलेट करना है। देखो रिएक्शन दे रखा है अपने को, A से बना 2B। इसके लिए इनिशियल मोल्स 1 0, ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा और ये 2 अल्फा हो जाएगा। तो टोटल मोल्स अगर तुम निकालोगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, दैट इज 1 प्लस अल्फा। Kp निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे पार्शियल प्रेशर? इसका मोल फ्रैक्शन मतलब 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इनटू P टोटल, और पार्शियल प्रेशर ऑफ B क्या हो जाएगा? 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इनटू P टोटल। अब बस Kp का फॉर्मूला लगाओ और सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। अब Kp का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर में 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A। इसको बस सॉल्व करोगे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, बी आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर P स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन H2Br2 से बना HBr, रेट लॉ दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस रिएक्शन। पहला रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर, तो ये ही रेट लॉ है, ऐसे से हमें ऑर्डर पता चल जाएगा। क्या है ये? 1 प्लस 1/2, मतलब ये तो 3/2 हो गया, तो ये तो गलत हो गया। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो ये गलत हो गया। यूनिट भी इसी से निकालेंगे, सेकंड वस्तु नहीं आएगा कहीं से भी, तो ये भी गलत है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, तो मॉलिक्युलरिटी तो हो सकती है, तो हम डी वाले ऑप्शन पे जाएंगे, बट बाकी सारे तो क्या है? गलत है। क्वांटम फैक्टर निकालना है इस क्वेश्चन में। 75% अल्फा दे रखा है, तो देखो फॉर्मूला क्या है? अल्फा इज इक्वल टू i-1 अपॉन में n-1। सॉल्ट है हमारे पास K3Fe अब ये जब डिसोसिएट होंगे तो 3 K प्लस मिलेंगे और FeCN6 3 माइनस आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर देखिए तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? 4। तो अल्फा यहीं से कैलकुलेट करते हैं, 0.75% है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। i-1 अपॉन में 4-1, मतलब i-1 जो हो गया वो क्या हो गया? 3 इंटू 0.75 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? प्लीज केस में अगर देखा जाए 3.25 आना चाहिए, तो आंसर विल बी सी। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, i क्या हो जाएगा? 3 इंटू 0.75 प्लस 1 हो जाएगा, तो आंसर 3.25 आ जाएगा। और अब लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एक्सर्ट मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो फॉर्मूला क्या है अपने पास? पाई जो है वो ICRT है। अब यहाँ पे हर जगह डेसीनॉर्मल 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 डेसीनॉर्मल, तो ये 3 तो कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? ये I पे। ठीक है, तो I है और सारे के सारे स्ट्रॉन्ग दे रखे, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए I किसके बराबर होता है? N के बराबर होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और KCl। आप खुद सोचो सबसे ज्यादा आयन कौन फर्निश करेगा? ये करेगा। 2 और 3 5 आयन मिलेंगे यहाँ से, तो आंसर फिर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।